अकादमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, वाइस चांसलर्स कौन से बनाए जा रहे हैं, प्रोफेसर्स कौन से बनाए जा रहे हैं, हमारे शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है, इसके बारे में कोई कहने की ज़रूरत नहीं। कोरोना के बारे में 2 पहलू आ गए, एक तो 6 घंटे, 8 घंटे में पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर करना और दूसरी तरफ से ऐसी दवाइयों को प्रमोट करना, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नोटबंदी के दौरान कहा गया कि इससे काला धन वापस आ जाएगा और लोग खुशहाल हो जाएँगे, लोगों को इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और महँगाई भी कम हो जाएगी वगैरह-वगैरह। और नोटबंदी की प्रक्रिया में आप याद रखेंगे करीब 600 लोग नोट बदलते हुए मारे गए। अब कोई अच्छा जजमेंट आता है, तो एक एक्सेप्शन के रूप में आता है, अपवाद के रूप में आता है और बाकी जो जजमेंट्स कार्यपालिका के खिलाफ जाते हैं, ये देखिए, ये कमाल देखिए, कार्यपालिका के खिलाफ कुछ जजमेंट गए, तो तुरंत कार्यपालिका ने अपने से जुड़े हुए 600 वकीलों को कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखिए। लोकसभा चुनाव 2024 चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों की खास तौर से जो रूलिंग पार्टी है उसकी समीक्षा करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अभी तक बीजेपी का घोषणा पत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र कल प्रकाशित होने वाला है। 10 साल से चूंकि बीजेपी पावर में है, देश चला रहा है, इसलिए 10 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, यानी आपको क्या मिला और आपने क्या खोया, इसकी समीक्षा बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस एपिसोड में हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब है। लगातार आप सुन रहे हैं उनको अम्बेडकर नामा पे भी और तमाम और प्लेटफॉर्म्स पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं समझने की अब कोशिश करता हूँ प्रोफेसर पुनियानी से कि 10 साल की समीक्षा कैसे की जाए, क्या-क्या मिला लोगों को और क्या-क्या खोया लोगों ने। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद रतनलाल। सर। ये क्या मिला ये कहना तो ये लिस्ट बनाना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ। क्या खोया इसकी लिस्ट बहुत लंबी है जी। और आप शुरुआत से लेके देखें, तो समाज के जितने पहलू हैं, आप शुरुआत से देखिए इनकी जो नीतियाँ रही हैं। पहले तो हमारे जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम में प्रधानमंत्री सब मेंबर्स में पहला मेंबर होता है। वो कैबिनेट सिस्टम पूरा अलग हो गया है। अब वो एक ही व्यक्ति है जो पूरे सत्ता को चलाता है। फिर हुँ। दूसरा देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उस पर नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक ऑटोनॉमी है, उनकी स्वायत्तता है। तो जी। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, इन इन संस्थाओं की जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनकी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता को एकदम प्रायः पूरा खत्म ही कर दिया गया है। जी। तीसरा हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका का एक कर्तव्य है कि उस संविधान के मूल्यों की रक्षा करे। जैसे संविधान के मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि हैं और न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य रहता है कि इनके मूल्यों की रक्षा करें। पर हम जी। ऐसा देख रहे हैं कि अब कोई अच्छा जजमेंट आता है, तो एक एक्सेप्शन के रूप में आता है, अपवाद के रूप में आता है और बाकी जो जजमेंट्स कार्यपालिका के खिलाफ जाते हैं, ये देखिए, ये कमाल देखिए, कार्यपालिका के खिलाफ कुछ जजमेंट गए, तो तुरंत कार्यपालिका ने अपने से जुड़े हुए 600 वकीलों को कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखिए। तो एक कार्यपालिका ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने की एक और कोशिश की। जी। तो देखिए कि जहाँ तक हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया। मीडिया जी। 2014 के पहले भी बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने मीडिया पर नियंत्रण कर लिया था और 2014 से खुलेआम अभी एंकर ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री का बचाव करूँगी और पूरे मतलब हुँ। ज़्यादातर जो थोड़े सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने टेलीविज़न देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें कोई इक्के-दुक्के प्रोग्राम आते थे, जो निष्पक्ष लगते थे, वो निष्पक्षता पूरी खत्म हो गई है और उसके बदले सरकारी चारण-भाट आ गए हैं। जो जी। राजाशाही के ज़माने में होता है, जो एक छत्रवाद के रूप में होता है, उसका एक और प्रतीक यहाँ मिलता है कि उस प्रकार के दरबारी चारण भाट भाट
अभी अलग-अलग चैनल्स में और बहुत सारे बड़े अखबारों में भी वो बैठे हुए हैं। उनका काम एक ही है, सरकार की वंदना करना, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की, और विपक्ष के खिलाफ लगातार एक कैंपेन चलाए रखना। ये हमारे मीडिया का हाल है। और बाकी नीतियाँ आप देखें, ये तो पूरी व्यवस्था का हाल हो गया, जो लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारे 4 स्तंभ होते हैं, उनका क्या हाल है। एक तो एक क्षत्रवाद, तानाशाही, दूसरी तरफ से न्यायपालिका का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको कम करना। तीसरी तरफ से जो बाकी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनमें घुसपैठ करके उनको पूरे कार्यपालिका के कंट्रोल में लाना। और चौथा जो मीडिया है, वो सरकार की पूरी तरह से चरण वंदना कर रहा है। ये एक बात हो गई। समाज में क्या हुआ? तो सिलसिलेवार तरीके से चलें, तो लोकतंत्र में एक बात होती है कि कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री अकेले नहीं लेते। वो एक चर्चा के आधार पे, बाकी चीज़ों के आधार पे निर्णयों को लेते हैं। तो अचानक नोटबंदी का डिक्लेरेशन हो गया कि भाई काला धन वापस लाएँगे। मैं उनके वादों पे नहीं जा रहा, जो वादे उन्होंने किए और उन्होंने नहीं पालन किया, उसको छोड़ दीजिए। नोटबंदी के दौरान कहा गया कि इससे काला धन वापस आ जाएगा और लोग खुशहाल हो जाएँगे, लोगों को इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और महँगाई भी कम हो जाएगी वगैरह-वगैरह। और नोटबंदी की प्रक्रिया में आप याद रखेंगे, करीब 600 लोग नोट बदलते हुए मारे गए। हुँ, क्यू हुँ। के लाइन में खड़े होके 600 लोग मारे गए और बैंक कर्मचारियों को कितनी तकलीफ हुई, वो भी हम लोग जानते हैं। और उसमें कुछ बैंकों ने अपने भी जेब भर लिए और वो किसके पास गए, वो दूसरी बात है। अभी-अभी जो जस्टिस नागरत्नम्मा हैं, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि 98% पैसा तो वापस आ गया था। ये काले धन को सफ़ेद करने का एक तरीका था और ये कुछ लोगों की जेब भर गया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आई। फिर दूसरी बड़ी चीज़ जो मुझे याद आती है, वो कोरोना की है। अब हुँ। का निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव, उनके बारे में मैंने पहले भी 3-4 लेख लिखे थे कि हमारे साइंटिफिक टेम्पर को छोड़कर ये किस प्रकार से श्रद्धा के आधार पे एक चीज़ को प्रमोट करते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है आयुर्वेदिक से, यूनानी से, होम्योपैथिक से, जब तक वो एक तार्किक, लॉजिकल, साइंटिफिक सोच से चले, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। जी। और यहाँ एक व्यक्ति दावा करता है कि मैं सब जानता हूँ और 3 हफ्ते में वो कोरोना के खिलाफ दवा ले आता है। 2 केंद्रीय मंत्री उसके उद्घाटन में रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार उसका समर्थन करती है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी डाँट लगाई है। और ये कोरोना में एक। दूसरा देखिए कि कोरोना के समय लाखों लोग पैदल चलते हुए अपने शहरों से गाँव की तरफ गए। हुँ, हुँ। कितनी-कितनी दर्दनाक कहानियाँ हैं और अभी तक उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हुँ। गंगा नदी के किनारे कितने शव पाए गए और लोगों ने कितनी तकलीफ़ों को सहा, वो एक अलग किस्सा है। उनके पैरों में जो छाले हैं, वो अभी तक भरे नहीं हैं कि भरे हैं, ये एक दूसरी बात है। तो ये कोरोना के बारे में 2 पहलू आ गए। एक तो 6 घंटे, 8 घंटे में पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर करना और दूसरी तरफ से ऐसी दवाइयों को प्रमोट करना, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा आप देखिए कि जो हमारे संविधान में है, अमीर और गरीबों की खाई कम की जाएगी, उसके बदले पूरा उल्टा हुआ है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम देखें, तो टॉप 1% लोग पूरे समाज की 50% प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। गरीबी पहले से बढ़ गई है और हमारे जो भी इंडाइसेस हैं, इंडाइसेस जो मानसूचक हैं, गरीबी के बारे में, भूखमरी के बारे में और बीमारियों के बारे में, हमारे यहाँ की स्वतंत्रता के बारे में, उन पूरे सब मानसूचक हमारे पहले से नीचे गिर गए। और ये एक बात है, ये तो इनकी बात हो गई। अब दूसरी बात देखें कि ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का क्या हुआ? आप तो ख़ैर ये हम जानते हैं, सीएए को लाया गया, एनआरसी किया गया असम में जिसकी ज़रूरत नहीं थी और उसमें 19 लाख लोग मिले बिना पेपर्स के। उसमें 13 लाख हिंदू थे। उनका दावा था कि असम में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और उसके बाद फिर उन्होंने सीएए लाया, जिसके विरोध में एक बहुत महान लोकतांत्रिक प्रदर्शन हुआ शाहीन बाग का। तो ये एक हुआ। फिर देखिए किसानों को जो वादा था कि आपकी एमएसपी निश्चित की जाएगी, आपको आपका जो किसानी है
उसको प्रॉफिटेबल करने की कोशिश की जाएगी। तो किसान लोग 10 महीने, 12 महीने तक दिल्ली के बाहर खड़े रहे। उन्होंने इतना महान आंदोलन किया, वो मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में हमेशा लिखा जाना चाहिए। और उसके हम्म। बावजूद सरकार ने जो नीतियाँ लाई थी, उनको वापस करना पड़ा। फिर से वो नीतियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से किसानों को इस प्रकार से ये हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, आप तो प्रोफ़ेसर हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं और उसमें रोहित वेमुला हुआ एक तरफ, जेएनयू में जिस प्रकार से हमले हुए, हमारी अकादमिक जो दो फ्रीडम 2 अप्रैल 18 को भारत बंद भी हुआ था, जिसमें 13 बच्चे शहीद हुए थे। जी, रोहित वेमुला, फिर ये आप हम्म। बंद की बात बता रहे हैं और अकादमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, वाइस चांसलर्स कौन से बनाए जा रहे हैं, प्रोफ़ेसर्स कौन से बनाए जा रहे हैं, हमारे शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है, इसके बारे में कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। देश भर में अगर आप देखिए, तो जहाँ तक केंद्र प्रशासित चीज़ें हैं, अब एक और नई बात आ गई, केंद्र गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करता है, वो गवर्नर्स फेडरल स्ट्रक्चर को भूलकर अपना पूरा आधिपत्य जमाना चाहते हैं राज्य सरकारों पे। केरल में आप देखिए, बंगाल में देखिए हम्म। कि राज्य सरकारों के निर्णयों बिल्कुल। को ये या तो उसको दबा देते हैं, 3-3 4-4 साल तक फाइल पे एक्शन नहीं लेते, ना राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ना सरकार को वापस करते हैं। इस प्रकार से एक ऐसा दौर देखने को मिला है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नकारात्मक रहा है, शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत नकारात्मक रहा है और आम लोगों की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, वो पहले से बहुत बढ़ गई। और मैंने बेरोज़गारी का तो उल्लेख किया ही नहीं। बेरोज़गारी जो आज उसमें बेरोज़गारी इंडेक्स का भी इंटरनेशनल डेटा आया था, उसमें भी बताया गया कि भारत उन देशों में है, जहाँ बेरोज़गारी का परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ है। तो इस मामले में तो रतनलाल मैं यही कहूँगा, ये कुछ पाने का वक़्त नहीं था। हमने हम्म। खोया खोया ही खोया है, जो पिछले 70 साल की आलोचना करते हैं, 60 साल की आलोचना करते हैं, उसमें हमने कुछ सिद्धांतों को विकसित किया। आप यूपीए 1 में देखिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। यूपीए 1 में देखिए, हमारे अधिकारों की बात की गई। अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग अधिकारों के लिए बहुत जा रहे हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं हो रहा। पर यूपीए 1 में आप देखिए, किस अधिकार की बात नहीं की गई? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इस सब की बात की गई। उसी के साथ-साथ हम्म। विकास होता गया। अभी इनको एक नया मैं अभी जो आज देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, वो राइट्स की कांसेप्ट के खिलाफ में है, अधिकारों की बात के खिलाफ में। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक सहयोग, एक बैलेंस होता है, जिसमें अधिकार और कर्तव्य, इनका एक मेल-जोल चलता है। तो अभी कर्तव्यों को बढ़ाया जाएगा और अधिकार उन लोगों को दिए जाएँगे जो सरकार के करीबी हैं। वो तो सब हम जानते हैं किस प्रकार से कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपनी मनमर्ज़ी से पूरी चीज़ें चला रही है। तो सारांश में मुझे यही लगता है कि ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के बहुत सारे मानसूचकों के लिए ये पूरा-पूरा खोने का वक़्त था। 10 साल शासन रहा, पिछले साल अमृत काल मनाया गया, आज़ादी का अमृत जी, काल। तो जी, इस अमृत काल में अगर पौराणिक कथाओं को देखें, तो जब अमृत मंथन हुआ था, तो जी। अमृत गया था देवों को हुँ। और विष असुरों को। तो इस अमृत काल में किसको क्या मिला? किसको मिला विष, किसको मिला अमृत? देखिए, अमृत तो मिला करोड़पतियों को, लखपतियों को भी मैं नहीं कहूँगा, लखपतियों को भी नहीं हुँ। मिला, करोड़पतियों को अमृत मिला और बाकी जनता के बीच तो मैंने आपको बता दिया उनको क्या मिला बाकी जनता को। जी, जी, जी। बहुत अच्छी एनालॉजी थी हमारी भारतीय परंपरा से ही कि जिसमें अ, वही वही एक तरफ अमृत चला गया है और दूसरी तरफ विष समाज में फैल रहा है। एक तरफ अधिकार चले गए हैं और दूसरी तरफ कर्तव्यों की बात आ रही है। तो ये पीरियड ऐसा रहा है कि जिसमें सत्तावादी लोगों का समाज में जो सत्ताधीश लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, संपत्ति वाले लोग हैं, उनके अधिकार भी बढ़े हैं, उनकी सत्ता भी बढ़ी है और उनकी सरकार से करीबी भी बढ़ी है। जी। किस नाम पे वोट माँगेंगे? घोषणा पत्र जब लाएँगे तो अपने अचीवमेंट में 5 किलो अनाज, 370, राम मंदिर, सीएए, इसके अलावा और क्या है? अब वो बताते हैं इतने अकाउंट्स खुलवाए, इतने लोगों को गैस का कनेक्शन दिया और स्त्रियों के लिए ये योजना लाई, वो योजना लाई, जो योजनाएँ ज़मीन पे दिखाई नहीं देती। पर हाँ, कुछ लोगों का उनको लाभ हुआ और कुछ लोगों को
हो सकता है लाभ हुआ होगा, पर उसमें भी जी। बनावट बाकी बहुत है। एक दिन हुँ, एडवर्टाइज़मेंट आता है कि इस महिला को ये घर घर मिला, दूसरे दिन उस महिला से जाके दूसरे पत्रकार कहते हैं, तो वो कहती है मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये मेरा फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है। तो हुँ, किसको क्या मिला? कुछ वो अ, आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर मिला होगा, कुछ लोगों को गैस कनेक्शन मिला होगा, कुछ लोगों के बैंक खाते खोले गए जिसमें कोई पैसा नहीं है। तो उसके आधार हुँ, पे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वोट तो माँगेंगे राम मंदिर के नाम पे, आर्टिकल 370 के नाम पे, सीएए के नाम पे, कई लोग उसकी तारीफ़ करेंगे और हो सकता है ये उन और दूसरा उनके वोट माँगने की सबसे बड़ी बात तो वो इमेज है जो प्रधानमंत्री का खड़ा किया गया। मीडिया ने किया क्या है? मीडिया ने यही हुँ, प्रधानमंत्री के इमेज को एक सर्वशक्तिमान अभी तो उस उनके लोग कहने लग गए हैं ये अवतार हैं, विष्णु के अवतार। हुँ। अभी तक 10 अवतार थे शायद 11वें अवतार का नंबर लग गया है और तो वो एक इमेज के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री के इमेज के आधार पर। सिर्फ़ इमेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। बहुत, बहुत भयंकर कंस्ट्रक्शन हुआ है कि भई देखो विदेशों में हमारी साख कितनी बढ़ गई। और वो ये भूल रहे हैं कि अभी जर्मनी ने आलोचना की, अमेरिका ने आलोचना की, यूनाइटेड नेशंस ने आलोचना की, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। तो ख़ैर जी, ये पर दावा करने में क्योंकि उनका मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पकड़ बहुत गहरी है, तो वो इस बात को लेकर चलते हैं और इस बात का प्रोपेगेंडा करते हैं और कई लोग उसको ज़्यादातर लोग उसको मानते हैं। क्योंकि रतनलाल एक देखिए मैं याद करता हूँ, नोम चॉम्स्की की एक थियरी है, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। कोई भी राज्य सत्ता तब तक अपनी नीतियों को नहीं पालन कर सकती लगा सकती, जब तक वो लोगों के बीच में सहमति का निर्माण ना करे। तो हुँ, आरएसएस, हुँ। बीजेपी ने यही सहमति का निर्माण करने के लिए हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ है और इनके जो लाखों स्वयंसेवक हैं, उनका हुँ। इस्तेमाल हुआ और सोशल मीडिया में इनकी जो पकड़ है, वो तो एकदम अतुलनीय है। सर, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। जी। महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है? देखिए महाराष्ट्र का प्रकाश अम्बेडकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा भी आता है। प्रकाश अम्बेडकर जी ने एक आरएसएस पे किताब लिखी थी और आपको बता दूँ कि उसकी प्रस्तावना मैंने लिखी थी और जी। खैर ये एक अलग बात है। पर वो इतना नहीं समझ सकते कि उनकी इस नीति के कारण बीजेपी मजबूत होगी। हुँ, आप पिछली बार भी उन्होंने वही किया था असेंबली चुनाव में, उनको हेलीकॉप्टर मिले थे, खूब उन्होंने प्रचार किया और 15, 16 या 20-25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके कारण भाजपा को विजय मिली और मैं यहाँ तक कहूँगा कि भाजपा को सत्ता में लाने के लिए प्रकाश अम्बेडकर का बड़ा योगदान है। इस समय भी वो उसी प्रकार का खेल खेलने जा रहे हैं, पर शायद शायद मैं ऐसी भी पोस्ट देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग कह रहे हैं कि अभी आप ये मत देखिए कि ये आपकी कम्युनिटी से है या दूसरा दावा करता है। आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, ऐसे भी मैंने कई दलित ग्रुप पे हुँ। पोस्ट की है, जो देखकर मुझे अच्छा लगा। नहीं तो उसमें क्या बाकी सब सीट का फाइनल हो गया है? ये देखिए प्रकाश अम्बेडकर ने तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, 2-4 को छोड़ के, तो सीट्स तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ 2-4 सीटों का अभी नहीं हुआ है। बीजेपी और शिंदे वालों का तो हो गया है। सिर्फ़ कांग्रेस और उद्धव का ही बाकी है। एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे, जी, शिवसेना। ये इनका थोड़ा बाकी है। चलिए सर, नज़र रहेगी महाराष्ट्र पर भी और देश के हालात पर भी। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। कल उस पे हम लोग जी, चर्चा करेंगे। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया और दोस्तों धन्यवाद। देखते रहिए अम्बेडकर नाम।